नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शशिकेश कुमार गौंड है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ वसंत कन्या महाविद्यालय संबद्ध काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में। आप सभी का स्वागत है मेरे कोर्स जिसका टाइटल है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड ब्रिटिश राज। और इसके छठे मॉड्यूल में हम लोग हैं। छठे मॉड्यूल के अंतिम व्याख्यान में मैं आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। मॉड्यूल का जो टाइटल है वो है इवॉल्विंग द मॉडर्न जूट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री in 19th century, internal and external trade, opium, cotton, indigo, tea, sugar and grains। इसके पांचवें व्याख्यान में जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे इंडिगो, टी, शुगर एंड ग्रेन्स के ट्रेड के ऊपर जो ब्रिटिश भारत में हो रहा था। उसका जो टाइटल है इंडिगो, टी, शुगर एंड ग्रेन्स ट्रेड इन ब्रिटिश इंडिया। पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने बात की थी कि भारत में किस तरीके से जो कपास है उसका आंतरिक और बाह्य व्यापार हो रहा था। तो अंग्रेजी शासन के भारत में स्थापित होने के साथ ही एक जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ अंग्रेजी आर्थिक नीतियों के चलते वो ये था कि भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण होता है और उसके माध्यम से जो प्रमुख फसलें हैं जो उस समय के व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी, भारत में उनका न केवल उत्पादन बढ़ता है बल्कि भारत से उनको बड़े पैमाने पे आंतरिक और बाह्य उपयोग के लिए उनका निर्यात और आयात किया जाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन था। इस परिवर्तन ने अगर हम देखें तो ये पाएंगे कि एक तरफ तो अंग्रेजी सरकार को लाभ पहुंचाया, जैसा कि जो राष्ट्रवादी विचारक हैं उन विचारकों ने इसको तथ्यात्मक तरीके से साबित भी किया और बताया कि कैसे जो भारतीय धन है उस धन का बहिर्गमन हो रहा है। इसकी वजह से दूसरी तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था वो उसका विकास नहीं हुआ। इंग्लैंड में जहां औद्योगिक क्रांति हुई वैसी तरीके से उसके अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था का भी औद्योगिकरण होता है। जैसा कि हम लोगों ने पूर्व व्याख्यान में देखा कि कैसे भारत में कपास का उत्पादन तो बहुत प्राचीन समय से हो रहा था, लेकिन उस कपास को बड़े पैमाने पे अपने लिए उपयोग करने का जो काम है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद के शासन द्वारा किया गया। और एक तरफ भारतीय जो कपड़ा उद्योग था वो खत्म हुआ, लेकिन कपास का उत्पादन वो बढ़ गया, कच्चे कपास का, जिसका भरपूर उपयोग अंग्रेजी कारखानों द्वारा किया गया और भारत में तैयार कपड़े को भेजा गया और भारतीय बाजार का उपयोग किया गया। उसी तरीके से जो दूसरी और फसलें थीं उन दूसरी फसलों का भी व्यापार इस दौरान हमें होता हुआ दिखाई देगा, चाहे वो नील हो, चाहे वो चाय हो, चीनी हो, अनाज हो, इनका भारी मात्रा में निर्यात और आयात होगा और अंग्रेजी आर्थिक नीतियां इसके लिए पूर्णतया जिम्मेदार होंगी। ऐसा नहीं है कि भारत इससे परिचित नहीं था, भारत पूर्व से ही इन चीजों से परिचित था। भारत का विश्व अर्थव्यवस्था में एक बहुमूल्य योगदान था। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व स्तर की एक अच्छी अर्थव्यवस्था थी और अंग्रेजी शासन की आर्थिक नीतियों ने भारतीय किसानों को शोषण, भारतीय अर्थव्यवस्था को समाप्त करने और साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को एक पर निर्भर अर्थव्यवस्था में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यही कारण था कि भारतीय अर्थव्यवस्था उससे कभी उबर नहीं पाई। इसलिए भारत में निर्धनता, भारत में अकाल और भारतीय लोगों के बीच में जो एक तरीके से जो खाई पैदा हुई आर्थिक विपन्नता की, वो बढ़ती चली गई और हम देखते हैं कि यह अंग्रेजी आर्थिक नीतियों का ही परिणाम था। तो इसी दृष्टिकोण से हम देखेंगे आज के इस व्याख्यान में कि ऐसी जो फसलें हैं उनका कैसे अंग्रेजी शासनकाल में तेजी से न केवल उनको उगाए जाने की वृद्धि हो रही है, बल्कि इनके माध्यम से अंग्रेजी सरकार ने जो राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया था भारत में, उसने अपनी आर्थिक नीतियों के माध्यम से इन फसलों से भरपूर लाभ कमाने की कोशिश की, उनके व्यापार के माध्यम से, चाहे वो नील हो, चाय हो, चीनी हो या अनाज जो भारत में बहुत पहले से उगाया जाता रहा था। क्योंकि भारतीय सभ्यता की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से होती है, तो भारत दुनिया की उन प्राचीन सभ्यताओं का देश में से एक था जो देश अपने यहाँ उन सभी तरह के कृषिगत अर्थव्यवस्था और उनसे जुड़ी हुई व्यापारिक अर्थव्यवस्थाओं को पुष्पित, पोषित और पल्लवित करता रहा था, जो विभिन्न राजवंशों के अधीन विकसित होती रही, लेकिन अंग्रेजी शासन के दौरान पूर्ण रूप से विशुद्ध
व्यापारिक और वाणिज्यिक नीतियों का ही ये परिणाम हमें दिखाई पड़ता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन होने वाली वस्तुओं का उपयोग भारत नहीं बल्कि भारत पर शासन करने वाले लोग और भारत के बाहर जिन देशों से आने वाले लोग हैं उन लोगों ने लाभ कमाया, जैसे इंग्लैंड और इंग्लैंड के लोगों के द्वारा। तो आज के इस व्याख्यान में हम इसके ऊपर देखेंगे कि कौन कौन से ऐसी वस्तुएं हैं जिनका अभी मैं जिक्र कर रहा था, उन वस्तुओं का व्यापार आंतरिक और बाह्य तौर पे भारत में तेजी से अंग्रेजी शासन द्वारा शुरू किया जाएगा। उसमें पहला हम लोग नील के ऊपर बात करेंगे। तो नील जो है एक पौधे से बनने वाला एक प्राकृतिक पौधा है, बनाए जाने वाला एक रंग है जिसका नाम है इंडिगोफेरा टिक्टोरिया। तो इंडिगोफेरा टिक्टोरिया नामक एक पौधा था। इस पौधे से प्राकृतिक तौर पे रंग कलर या रंगने के लिए एक जिस पदार्थ का जो है उपयोग किया जाता था उसको नील या इंडिगो के नाम से हम जानते हैं, जिसका इतिहास अंग्रेजी शासन काल से पूर्व भारत में बहुत पुराना रहा है। लेकिन अंग्रेजी शासन काल के दौरान इसका उपयोग राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पे हमें दिखाई पड़ता है। राजनीतिक तौर पे अंग्रेजी शासन ने सत्ता स्थापित की, आर्थिक नीतियों के तहत उसने उसका उपयोग किया और भारतीय किसान इसके शोषण का शिकार हुए। तो इसलिए समाज और राजनीति और अर्थव्यवस्था इन तीनों पे भी इसका प्रभाव हमें स्पष्ट तौर से दिखाई पड़ता है। ब्रिटिश भारत में जब हम देखते हैं, जब अंग्रेजी शासन का नियंत्रण हो जाता है 18वीं और 19वीं शताब्दी में, तब नील की खेती को एक बड़े व्यापार के तौर पे अंग्रेजी जो शासन है उसको चिन्हित करता है और मुख्य तौर पे इस तरह की नीतियों का निर्माण करता है और कृषि के क्षेत्र में अलग अलग किस्म की जो नीतियां या पद्धतियां अपनाई जाती हैं उन पद्धतियों के द्वारा इसमें व्यापक बदलाव के स्वर हमें दिखाई पड़ते हैं। तो अगर हम नील के इतिहास को देखें भारत में तो हमें ये पता चलेगा कि अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारत बहुत पहले से ही नील के पौधे का न केवल उत्पादन कर रहा था बल्कि नील के पौधे से प्राप्त होने वाले जो प्राकृतिक रंग है उस रंग का उपयोग होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जैसा कि पूर्व के व्याख्यान में मैं बता चुका था कि कैसे जो है कपास का जो भारत का में उत्पादन का जो इतिहास है वो सिंधु घाटी सभ्यता से होता है, उसी तरीके से नील का इतिहास भी सिंधु घाटी सभ्यता से दिखाई पड़ता है, जहां नील की खेती की जाती थी जिससे प्राकृतिक रंगों को प्राप्त किया जा सके और फिर उससे अलग अलग किस्म के कपड़ों को रंगने में उसका उपयोग किया जाता था। इसके साथ ही अगर हम यह भी देखने की कोशिश करें तो हमें ये पता चलेगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो भारतीय बाजारों में नील का जो एक विशाल मूल्य के तौर पे वो देख रहे हैं, एक व्यापारिक फसल के तौर पे उसको नियंत्रित करना और उसको नियंत्रित करने के साथ उसको व्यवसायीकरण या वाणिज्यीकरण करने के बाद उसका बड़े पैमाने पे भारत में न केवल खेती शुरू कराई जाती है बल्कि उसको भारत के बाहर भी निर्यात के लिए भेजा जाता है। इस तरह से अगर हम देखने की कोशिश करें तो मध्यकालीन भारत में भी हमें ये चीजें दिखाई पड़ती हैं। मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो 8वीं और 9वीं शताब्दी ईस्वी में भी जो नील की खेती है अंग्रेजी शासन के आने से पूर्व उसको किया जा रहा था और सरकार के लिए या जो शासन करने वाले जो सत्ता में बैठे लोग थे उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक उत्पाद के तौर पे देखा जाता था। इस अवधि में अगर हम देखें तो भारत विश्वव्यापी व्यापारिक जो नेटवर्क था न केवल उसका हिस्सा था बल्कि मध्य पूर्व और उसके बाद यूरोप में बड़े पैमाने पे जो नील है उसका उपयोग होता हुआ हमें दिखाई देगा, चूंकि भारत से कपड़ों का उत्पादन भारी संख्या में किया जा रहा था। उस समय जो नील का उत्पादन के लिए, नील की फसल को उगाने के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां होती थी वो भारत में मौजूद थी। यही कारण है कि कपास की तरह नील की भी खेती भारत में की जा रही थी। इसलिए अगर हम देखें मध्यकाल में जो नील उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र दिखाई देंगे वो बिहार, बंगाल, मालवा मतलब अभी का जो मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है वो, गुजरात, तमिलनाडु और ये तमाम क्षेत्र जो है वो नील उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र रहे और दक्षिण भारत में तमिलनाडु, चोल और विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत
जो है नील के उत्पादन का करने वाला एक प्रमुख क्षेत्र के तौर पे दिखाई देगा, जहां भारी संख्या में इस तरह की अनुकूल परिस्थितियां हमें दिखाई देंगी जो भारत में नील की खेती करते हुए दिखाई पड़ती हैं। इसके अलावा मध्य युग के दौरान भारत अपने रंगीन वस्त्रों, या जो अगर हम कहें कि इस तरह के वस्त्र जिन वस्त्रों पे अलग अलग कलर लगा के उसको रंगीन बनाया जाता था, इस तरह के रंगीन वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। और मैं इसका पूर्व में जिक्र कर चुका हूं कि जैसे भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग था उसमें मलमल, इसके अलावा छीट और इसके अलावा और भी दूसरे किस्म के जो वस्त्र थे जो विभिन्न प्रकार के अपने विविध प्रकार की गुणवत्ता और अपने बनाए जाने से के लिए प्रसिद्ध थे, उसका भारत उत्पादन करता आ रहा था। इसलिए अगर हम देखें तो नील एक बहुत ही बहुमूल्य उत्पाद के तौर पे देखा जाता था व्यापार के दृष्टिकोण से। और जैसा मैंने पूर्व में जिक्र किया कि दक्षिण भारत में चोल और विजयनगर के साम्राज्य में के अंतर्गत भी या उस काल में भी इसे एक बहुमूल्य पौधे और व्यापारिक वस्तु के तौर पे देखा गया। नील का बाद में भारत के बाहर अगर हम देखें तो जो ऑटोमन साम्राज्य है, उस ऑटोमन साम्राज्य और इस्लामिक जगत में तेजी से विस्तार हुआ और वहां से होते हुए ये पूर्वी अफ्रीका और अरब और पर्शिया के व्यापारियों के माध्यम से विश्व के और दूसरे हिस्सों में पहुंचा। 12वीं और 15वीं शताब्दी तक अगर हम देखें तो नील एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पाद के तौर पे देखा जा रहा था, जो मुख्य तौर पे एक इस तरह की वस्तु समझी जाती थी जो विलासिता की वस्तु के तौर पे देखी गई। और ये केवल इस्लामिक साम्राज्यों में ही नहीं बल्कि यूरोपीय बाजारों में भी इसका बहुत तेजी से न केवल मांग था बल्कि भारत इसका निर्यात कर रहा है। और मुख्य तौर पे जो पर्शियन खाड़ी है वहां से जो व्यापारी हैं उसको वो लाल सागर और दूसरे क्षेत्रों की ओर वो लेके जाते हैं। इसके अलावा जो प्रमुख बंदरगाह हैं उन बंदरगाहों से भी नील का निर्यात भारत से शुरू से ही होता रहा है, जिसमें खंभात हो गया, भरौच हो गया, मछलीपट्टनम हो गया और जो और दूसरे बंदरगाह हैं उन बंदरगाहों से भारत में जो है नील का जो क्षेत्र था या नील का जो उत्पादन था या नील जो थी वो निर्यात की जा रही थी। इसके अलावा मैंने कहा कि भारतीय परिस्थितियां एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक अपने आप में परिस्थिति थी, मुख्य तौर पे खेती के दृष्टिकोण से जो नील का उत्पादन कर रही थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो अबुल फजल अपनी किताब आईने अकबरी में नील को एक बहुत ही बहुमूल्य एक वस्तु के तौर पे बात करता है और जो सरकार के लिए या अगर हम कहें शासन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अगर हम देखें तो वस्तु है जो मूल्यवान है, जो कृषि उत्पाद से निकलती है और ये शाही संपदाओं में सबसे महत्वपूर्ण वस्तुओं में से एक मानी गई। और इसका जो उत्पादन है वो पश्चिमी बंगाल और बिहार के क्षेत्र में बड़े पैमाने पे किया जा रहा था। अब हम बात करते हैं ब्रिटिश भारत में। ब्रिटिश भारत के पूर्व जैसा कि मैं अभी उल्लेख कर रहा था कि भारत में नील की खेती का एक बहुत पुराना इतिहास रहा है, क्योंकि भारतीय वस्त्र उद्योग बहुत समृद्ध था और भारतीय वस्त्रों के अलग अलग जो प्रकार थे उसमें कपड़ों को रंगने के लिए जिस प्राकृतिक रंग का इस्तेमाल किया जा रहा था वो नील के पौधों से ही किया जाता था। विश्व बाजार में भारत के नील उत्पादन और वस्त्र उत्पादन का एक दबदबा हमें दिखाई पड़ता है और अंग्रेजी शासनकाल में भी ये एक तरीके से जारी रहा। मुख्य तौर पर अगर हम औपनिवेशिक भारत में देखें तो औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों की शासन की स्थापना के साथ इसकी शुरुआत होती है। पुर्तगाल, डच और अंग्रेजी व्यापारी इसके आर्थिक महत्व को समझते थे और उनकी जो रुचि थी वो 17वीं शताब्दी में इस ओर हमें दिखाई पड़ती है। और खास तौर से अगर हम देखें तो जो आर्थिक, वाणिज्यिक और निर्यातिक जो केंद्र थे, खेती की ओर जो बदलाव की शुरुआत है वो ब्रिटिश औपनिवेशीकरण और नियंत्रण के दौरान और तेजी से इसमें फैलाव और बदलाव दोनों ही दिखाई पड़ता है। क्योंकि उस समय तक अगर हम देखें तो विश्व में किसी भी तरह का जो एक तरीके से सिंथेटिक कलर जिसको हम कहें कि जो प्राकृतिक तौर पे उत्पादित न हुआ बल्कि निर्मित किया गया वो कलर है मानव निर्मित द्वारा, उस तरह का कलर बिल्कुल नहीं था। इसलिए बड़े पैमाने पे अगर हम देखें तो जो प्राकृतिक कलर है या नील का पौधा है वो महत्व हो जाता है और इसलिए जो अंग्रेजी शासनकाल में जो नील का उत्पादन है वो बहुत तेजी से बढ़ना शुरू होगा। मुख्य तौर पे जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होगी और कपड़ों को रंगने के लिए नील का उपयोग किया जाएगा, जो आगे चल के एक बहुमूल्य उत्पाद के तौर पे दिखाई देता है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो यूरोप में नील की मांग
बढ़ती चली जाएगी और भारत अपनी आदर्श मिट्टी और जलवायु के चलते इस तरह के उत्पादन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र प्रदान करेगा। मुख्य तौर पे अगर हम देखें इस दौरान बिहार में चंपारण, बंगाल प्रेसिडेंसी में अगर हम देखें आधुनिक पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का जो क्षेत्र है वो, इसके अलावा जो यूनाइटेड प्रोविंस जिसको हम आधुनिक उत्तर प्रदेश कहते हैं, और साथ ही साथ मद्रास प्रेसिडेंसी दक्षिण भारत का जो हिस्सा है वो नील के उत्पादन या नील के फसल को लगाने वाले बहुमूल्य क्षेत्रों में से एक हमें दिखाई पड़ेंगे। इसका जो उत्पादन है मुख्य तौर पे बिहार के क्षेत्र में जिस प्रणाली के थ्रू किसानों के द्वारा, अंग्रेजी बगान मालिकों के द्वारा जो एक व्यवस्था जन्म दी गई, उस व्यवस्था को तिनकटिया व्यवस्था कहते हैं। 1917 में इसी व्यवस्था के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा नील किसानों के होने वाले शोषण और अत्याचार के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था। तो ये वही तिनकटिया व्यवस्था थी जिस व्यवस्था के अंतर्गत 20 कट्टे के खेत में से 3 कट्ठा जो है वो खेत नील की खेती के लिए किसानों को एक तरीके से प्रयोग में लाना होता था, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनसे उनकी जमीनें छीन ली जाती थी या अंग्रेजी शासकों के द्वारा उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था। तो इस तरह की नीति का जो निर्माण था, उन नीतियों के निर्माण ने भारत में नील की खेती को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसा मैं कि उल्लेख कर चुका हूं कि चूंकि अंग्रेजी व्यापारियों ने इसके व्यापारिक महत्व को पहचाना और विश्व में बढ़ते औद्योगिक क्रांति ने कपड़ों के उत्पाद में नील के उत्पादन में वृद्धि की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और चूंकि भारत उसके लिए पहले से ही एक अनुकूल परिस्थिति थी और अंग्रेजी शासन ने जब यहाँ राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया तो अपनी आर्थिक नीतियों में उन्होंने नील की खेती के महत्व को समझते हुए इसके बढ़ावा देने की पूरी कोशिश की। तो औपनिवेशिक कानूनों के प्रयोग से यूरोपीय बगान मालिकों के द्वारा जो अनुबंधों और अग्रिमों के माध्यम से खेती के लिए इन किसानों को जो है मजबूर किया गया और भारत में नील की खेती कराई गई। तो अगर हम देखें ऐसे कई सारे छोटे शहरों में जो ऐसी नील की मिलें थी वो तैयार की गई और की जाती थी, और वहां पे जो है इकट्ठा होने वाले फसल थे उनसे बनने वाले केक जो थे, केक एक किस्म का अगर हम कहें तो नील के फसल से तैयार होने के बाद जो वास्तव में जो कलर निकलता था प्रोसेस होने के बाद, वो प्रोसेसिंग के बाद केक नुमा उसको तैयार किया जाता था और उसको जो है पैक करके अलग अलग बंदरगाहों से निर्यात किया जाता था, जिनमें बॉम्बे, मद्रास और इसके साथ ही कलकत्ता के क्षेत्र प्रमुखता से शामिल हमें दिखाई पड़ते हैं। तो नील की आंतरिक आवाजाही के लिए अगर हम देखें तो अलग अलग किस्म के एजेंटों और बिचौलियों का एक व्यवस्था था जिसके माध्यम से वो भारत में जो नील का व्यापार था आंतरिक तौर पे उसको वो सुविधा प्रदान करते थे और बगान मालिकों और किसानों के साथ जो है एक संबंध स्थापित करते थे। इस तरह के से वो एक बिचौलिए का काम कर रहे थे। इसके साथ ही साथ अंग्रेजी शासन काल में अगर हम देखें तो बैलगाड़ियों और जो स्टीमर्स थे और साथ ही साथ रेल लाइनों के विकास ने नील की खेती को बढ़ाने में और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही कारण था कि नील सहित अन्य जो वस्तुओं से संबंधित जो परिवहन है उसको आसान बना दिया गया, और ब्रिटिश भारत में जो ये एक बुनियादी विकास हुआ, इस बुनियादी विकास ने भारत में विशेष तौर से नील की खेती को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केवल सड़कों का ही निर्माण नहीं हो रहा है, नदी जल परिवहनों का निर्माण नहीं हो रहा है, बल्कि अगर हम देखें तो बड़े पैमाने पे जो आधारभूत संरचनाएं बदली उनमें रेलवे के आने से इस पे बहुत व्यापक बदलाव हमें दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि आंतरिक तौर पे जो नील का अगर हम देखें व्यापार है, न केवल वो बढ़ता है बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पे जो रेल लाइनें हैं 19वीं शताब्दी तक वो बिछाई जाती हैं, जिनकी वजह से नील को एक से दूसरे जगह तक ले जाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है रेलवे और रेलवे से जुड़े हुए जो यातायात साधन थे। अतः हम देखें 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के मध्य तक नील जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पाद के तौर पे दिखाई पड़ती है, केवल वो यूरोप में ही नहीं बल्कि भारत में भी, और मुख्य तौर पे यूरोप में एक महत्वपूर्ण बहुमूल्य वस्तु के मांग के तौर पे नील हमें दिखाई देना शुरू होती है। इसके अलावा दुनिया में अगर हम देखें उस समय जितना भी नील का उत्पादन हो रहा था उसमें 95% जो नील था वो अकेले बंगाल से ही उत्पादन हो रहा था। और इसके साथ ही साथ अगर हम देखें जो 1830 में
बंगाल विश्व की लगभग 95% नील की आपूर्ति कर रहा था, जिनमें प्रतिवर्ष 5,000 टन नील का जो निर्यात है वो बंगाल से या अगर हम कहें बंगाल अकेले कर रहा था विश्व में यूरोप को। और इसके साथ ही अगर हम देखें 19वीं शताब्दी के मध्य तक भारत का जो नील निर्यात था वो 2 मिलियन पाउंड प्रति वर्ष तक पहुंच गया था, जो अपने आप में बहुत बड़ा था। और भारत में जो नील का व्यवसायीकरण था खेती का वो उसको साफ दिखाता है। और भारतीय जो बंदरगाह कलकत्ता से मुख्य तौर पे विश्व को जो नील निर्यात किया जाता था वो केवल इंग्लैंड ही नहीं जा रहा है, बल्कि फ्रांस, जर्मनी, यूरोप के और दूसरे हिस्सों में, इवन रूस तक के क्षेत्रों में भारतीय नील पहुंच रहा है। तो इस संदर्भ में अगर हम देखें तो भारत में बड़े पैमाने पे जो नील है वो नील का तेजी से न केवल व्यवसायीकरण हुआ, बल्कि एक तरफ किसानों का शोषण बना और दूसरी तरफ सरकार ने इससे भरपूर लाभ कमाया। अब जो दूसरा व्यापार है वो चाय का व्यापार है। तो चाय का इतिहास भी जो है वो जुड़ा हुआ है भारत में। जो व्यापारिक वाणिज्यीकरण हुआ अंग्रेजी शासनकाल में, उससे हमें दिखाई पड़ता है। मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो जो चाय है वो भी भारत में औपनिवेशिक जो आर्थिक नीति है उस आर्थिक नीति का ही हमें एक परिणाम दिखाई पड़ता है, क्योंकि भारत में बड़े पैमाने पे चाय ऐसा नहीं है कि वो उगाया जा रहा था। वास्तव में उस समय भारत में जो चाय था वो कहीं कहीं स्थानीय जंगली पौधे के तौर पे ही उसका उपयोग किया जा रहा था। लेकिन अंग्रेजी जो आर्थिक नीतियां थी उन नीतियों ने भारत को एक व्यवसायिक तौर पे चाय उत्पादक देश के रूप में बनाया। और इस व्यवसाय पर ज्यादातर नियंत्रण अंग्रेजी जो बागान मालिक थे उन्हीं का था। और भारत में जो चाय के बागान विकसित किए गए वो अंग्रेजी साम्राज्यवादी नीतियों का ही परिणाम था, जो भारत में चाय उद्योग और चाय व्यापार के विस्तार से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम देखें तो जो चाय का जो उत्पादन है वो स्थानीय तौर पे मूल 19वीं शताब्दी में अगर देखें तो आसाम के क्षेत्र में दिखाई पड़ता है, लेकिन वो बड़े पैमाने पे अगर हम देखें व्यवसायिक तौर पे उसको नहीं उगाया जा रहा है। लेकिन अंग्रेजी शासकों ने इस चीज को भी पहचाना और पहचानने के साथ इसका व्यवसायिक उत्पादन शुरू किया। सर्वप्रथम अगर हम देखें तो 1820 में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से एक प्रायोगिक तौर पे इस तरह का चाय के बागान या चाय की फैक्ट्री जो है प्रोसेसिंग के लिए खोली गई, जिससे कि चाय के का जो उत्पादन है या चाय की जो मांग है उसकी पूर्ति की जा सके। लेकिन अगर हम देखें तो इस तरह से इसमें और ज्यादा वृद्धि शुरू हुई। मुख्य तौर पे अगर हम देखें उस समय दुनिया में जो चाय का निर्यातक करने वाला जो सबसे बड़ा देश था वो चीन था। तो अंग्रेजों के द्वारा जो व्यापार किया जाता था चाय के ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वो चीन के साथ किया जा रहा था। लेकिन चीन को इसके लिए अंग्रेजी कंपनी को के द्वारा भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। इसलिए इस व्यापार को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने ऐसी नीतियों का निर्माण किया जिसकी वजह से भारत में ही इस तरह की परिस्थिति पैदा की जाए, जिससे चीन के साथ होने वाले चाय के व्यापारिक जो एक तरीके का अगर हम देखें जो एक अधिकार है उसको समाप्त करते हुए अंग्रेजी जो व्यापारी है वो खुद इस तरह के व्यापार को विकसित करने की कोशिश कर रहे थे। यही कारण है कि 1830 के दशक में एक आकस्मिक तौर पे एक पौधा जिसका नाम है कैमेलिया साइनेसिस करके उसकी खोज की गई और आसाम में इसको व्यावसायिक तौर पे चाय के पौधे के तौर पे उगाए जाने की शुरुआत होती है। फिर अगर हम देखें आगे चल के 1850 के दशक में औपनिवेशिक सरकार के द्वारा जो ब्रिटिश बागान मालिकों को मदद की जाती है तो असम और दार्जिलिंग की पहाड़ियों में चाय की खेती को मजबूती से स्थापित करने की कोशिश भारत में शुरू होती है और इस तरह से चाय का जो व्यवसायीकरण है उसकी शुरुआत हुई। चाय के व्यवसायीकरण की शुरुआत के साथ ही साथ अगर हम देखें तो उसको आगे विस्तार देने की बात भी कही गई और मुख्य तौर पे भारत में जब अगर हम देखने की कोशिश करें तो नीलगिरी और डुआर्स के क्षेत्रों में चाय के बागानों को बड़े पैमाने पे न केवल स्थापित किया गया बल्कि उनका विस्तार भी किया गया। अतः 19वीं शताब्दी के अंत तक अगर हम देखें तो भारत में जो चाय है वो बड़े पैमाने पे उगाया जाना शुरू किया गया और हजारों एकड़ भूमि पे इस तरह के जो अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागान मालिक और कंपनियां थे वो चाय उगाने का काम
शुरू करते हैं। ऐसी परिस्थिति में 1853 में जो चाय का उत्पादन था वो 1,83,000 पाउंड था, जो 1870 में बढ़ के 6 मिलियन पाउंड तक पहुंच गया और 1900 तक आते आते 70 मिलियन पाउंड का उत्पादन भारत में चाय का होना शुरू हो गया और 1947 तक आते आते 278 मिलियन पाउंड ये बढ़ गया। और इस परिस्थिति में अगर हम देखें तो असम, बंगाल, तमिलनाडु, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, ये जो तमाम शहर हैं, इन शहरों में न केवल चाय का उत्पादन होना शुरू हुआ बल्कि चाय के बाजार और उपभोक्ता के तौर पे इस तरह के तमाम जो क्षेत्र हैं वो अंतर्देशीय व्यापार के तौर पे उभरे और यहाँ पे भारी संख्या में चाय का जो निर्यात है या चाय का जो आंतरिक व्यापार है वो फैलना शुरू हुआ और वहां से विश्व के और दूसरे हिस्सों में चाय जानी शुरू हुई। 1920 के दशक तक अगर हम देखें तो केवल भारत में घरेलू खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और चाय उपकर समिति जो 1833 में स्थापित की थी उसने उसकी रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो चाय का उत्पादन लगभग 10 से 15% ऐसा था जो घरेलू खपत के लिए प्रयोग में लाया जा रहा था। ये एक बहुत बड़ा उत्पादन अगर हम देखें संख्या है जहां चाय के उत्पादन को दिखा रहा है। इसके साथ ही चूंकि भारत में रेलवे का तेजी से विस्तार हुआ और 1970 के दशक में इस तरह के जो रेलवे थी, मुख्य तौर पे अगर हम देखें बंगाल, पूर्वी बंगाल में जो ईस्टर्न बंगाल रेलवे थी, फिर असम बंगाल रेलवे है, इन रेलवे के आ जाने से चाय को एक से दूसरी जगह तक ले जाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पे देखा जा सकता है, जो आधारभूत यातायात के साधनों के विकास का परिणाम था। इसलिए 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत विश्व के चाय व्यापार का एक प्रमुख शक्ति बन चुका था, जिसने ब्रिटेन के प्राथमिक स्रोत के रूप में चीन के चाय को पीछे छोड़ दिया। हालांकि अगर हम देखें तो यूनाइटेड किंगडम जो है वो ब्रिटिश भारत से जो चाय का निर्यात है उसका एक महत्वपूर्ण उपभोग स्थल था, लेकिन 20वीं शताब्दी तक जो भारतीय चाय है वो अमेरिका, मध्य पूर्व, रूस और अफ्रीकी बाजारों में जानी शुरू हुई। तो 1880 तक अगर हम देखें तो चाय का जो निर्यात है वो भारत में 19 पाउंड से बढ़कर अगर हम देखें 1900 तक तो 117 लाख पाउंड और 1920 में 210 पाउंड और 1947 में 320 लाख पाउंड तक पहुंच गया, जो एक अपने आप में बहुत बड़ा उत्पादन था। अब जो तीसरा फसल है वो तीसरी फसल हम देखते हैं जो जिसका तेजी से अंग्रेजी भारत में व्यापार के तौर पे इस्तेमाल किया गया वो था चीनी। तो चीनी का भी अगर हम देखें, चीनी का जो उत्पादन है वो भारत में बहुत पहले से ही होता रहा है, लेकिन भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना के साथ ही चीनी को भी एक वाणिज्यिक फसल के तौर पे देखने की कोशिश की गई और मुख्य तौर पे भारत में औपनिवेशिक काल में जो सरकार थी वो चीनी के उत्पादन का वाणिज्यीकरण किया। तो चीनी के उत्पादन का वाणिज्यीकरण का मतलब कि गन्ने की खेती को वो बढ़ाना शुरू करेंगे। चूंकि भारतीय बहुत पहले से ही गन्ने की खेती करना जानते थे, इसलिए ये बहुत आसान था। चूंकि भारतीय किसान एक कौशल परक किसान था जो पूर्वांचल और बिहार और बंगाल और भारत के अलग अलग हिस्सों में गन्ने की खेती कर रहा था और गन्ने के रस से ही चीनी का जो है निर्माण होता है। यही कारण है कि अंग्रेजी सरकार को चीनी भी एक प्रमुख व्यवसायिक और वाणिज्यिक फसल के तौर पर दिखाई देती है और गन्ना एक प्रमुख व्यवसायिक फसल के तौर पर दिखता है जिसका उत्पादन औपनिवेशिक काल में हमें दिखाई पड़ता है। तो आंतरिक और बाह्य व्यापार जो था, इन दोनों ही व्यापारों में अगर हम देखें तो औपनिवेशिक भारत की जो रणनीति है वो रणनीतियां बदलनी शुरू हुई। अगर चीनी के भी भारत में गन्ना और चीनी के इतिहास को देखें तो इसका इतिहास भी बहुत पुराना है और प्रारंभिक जो संस्कृत साहित्य है उन संस्कृत साहित्यों में चीनी का उल्लेख हमें मिलता है। मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो जो गन्ना है, इस गन्ने के अलग अलग गन्ना के उपयोग और उसके रस के उपयोग के चिकित्सकीय गुणों का भी वर्णन हमें दिखाई पड़ता है, खासतौर से सुश्रुत संहिता में और इसके साथ ही साथ चरक संहिता में और अथर्व वेद में गन्ने और गन्ने से चीनी के उपयोग के विषय में बताया गया है। जो भारत में चीनी बनाने का जो तरीका है वो दुनिया में भारतीय, मुझे लगता है कि सबसे पहले इस तरह के तरीके को उन्होंने शुरू किया। गन्ने के रस से चीनी बनाने का तरीका, यानी उसको प्यूरिफाई करके चीनी बनाने का जो तरीका है वो भारतीय शुरू कर चुके थे। मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो जो गुड़ है उस गुड़ का निर्माण किया जाता था और गुड़ के बाद जो है उसको आगे प्यूरिफाई करके उससे जो चीनी का जो एक रूप है
उसको बनाने का काम भारत में बहुत प्राचीन समय से ही होता चला आ रहा है। और चूंकि भारतीय जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में इसको अगर हम देखें तो जो एक संस्कृत नाम है चीनी को, उसको शर्करा कहा गया है। तो जो ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय बहुत पहले से ही चीनी का उपयोग करते आए हैं। अगर हम देखें तो 500 ईस्वी तक जो है अरब के जो व्यापारी हैं और उसके अलावा जो भारत से जो चीनी है वो धीरे धीरे और दूसरे क्षेत्रों में, जिनमें उत्तरी अफ्रीका, स्पेन और भूमध्य सागर तक पहुंचती है। जो चीनी शब्द है वो खुद ही संस्कृत का शब्द है और बाद में ये जो अल शुकर जो अरबी शब्द है उसमें इसका ये कहा गया और इसके बाद अल शुकर से ही शुगर शब्द इसकी उत्पत्ति होती है जो अंग्रेजी का शब्द है। तो अगर हम देखें संस्कृत का जो शर्करा है और शर्करा से अल शुकर बना और अल शुकर से शुगर जो शब्द है अंग्रेजी का वो आता है। जो संस्कृत अगर देखें उसका जो मूल स्रोत वो संस्कृत के तौर पे हमें दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि अगर हम देखें कई क्षेत्रीय राज्यों में मध्यकालीन भारत में अगर हम देखें बड़े पैमाने पे जो गन्ने की खेती है वो इस दौरान की जा रही थी। तो औपनिवेशिक भारत में भी ये चीजें हमें साफ तौर पे दिखाई देती है, खासतौर से साम्राज्यवादी हितों के चलते जो भारत में बड़े पैमाने पे अंग्रेजी प्रशासन था उसने भारत में चीनी उद्योग को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसका भरपूर लाभ उठाने की कोशिश की। चूंकि भारत एक का जो कृषि क्षेत्र था वो एक अनुकूल परिस्थिति थी और भारतीय किसान गन्ना उगाने और गन्ने से चीनी बनाने के तरीके को जानते थे। तो ये जो प्रमुख क्षेत्र थे उनमें बिहार, बंगाल, पंजाब, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, यहाँ बड़े पैमाने पे न केवल गुड़ बनाया जाता था बल्कि गुड़ और चीनी इसका इस्तेमाल किया जाता था। 1921 की जनगणना रिपोर्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो भारत में की लगभग 80% जो गन्ने की फसल का उपयोग था वो गुड़ बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा था और अधिकांश स्थानीय स्तर पे न केवल इसका गुड़ बनाया जाता था बल्कि गन्ने की फसल और उससे बने उत्पादों का स्थानीय घरेलू उपभोग भी बड़े पैमाने पे किया जा रहा था। जो ये दिखाता है कि भारतीय जो है शुरुआती दौर से ही उनकी संस्कृति और उनके खान पान का एक मुख्य हिस्सा जो चीनी और गन्ने और गन्ने से बने उत्पाद यानी गुड़ और गुड़ से बने हुए जो उत्पाद थे उसका उपयोग भारतीय आरंभ काल से ही करते चले आ रहे थे। ऐसी परिस्थिति में चीनी का जो उत्पादन है इसको बड़े पैमाने पर एक से दूसरे जगह ले जाने के लिए बैलगाड़ी, जल मार्गों का प्रयोग होता था जो स्थानीय मंडियों तक पहुंचते थे। किसान और बिचौलिए व्यापारियों के माध्यम से आदान प्रदान करके हर एक क्षेत्र में चीनी के जो अलग अलग जो व्यापारी थे उसको ले जाते थे और स्थानीय स्तर पे इसका भरपूर उपयोग हो रहा था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अगर हम देखें तो प्रतिवर्ष 2 मिलियन टन से अधिक चीनी और चीनी से संबंधित जो उत्पाद है गुड़ है उसका इस्तेमाल होता था। और गुड़ के बाद जो एक और उत्पाद जो चीनी की तरह दिखता था जो स्थानीय भाषा में खांडसारी कहा जाता है उसको, उसका जो है उपयोग बड़े पैमाने पे भारत में जो है वो किया जा रहा था। अलग अलग समय में अगर हम देखें अलग अलग जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में ये चीजें दिखाई पड़ती हैं। तो औपनिवेशिक काल में इसकी शुरुआत बड़े पैमाने पे हुई और यही कारण था कि यहाँ से बड़े पैमाने पे जो भारतीय थे विश्व के और दूसरे हिस्सों में, चाहे वो वेस्ट इंडीज हो, चाहे वो और दूसरे द्वीपीय क्षेत्र हो, इवन मॉरिशस तक जो है भारतीय वो गन्ने की खेती के लिए अंग्रेजी शासन काल में भारत ले जाए गए, भारत से बाहर ले जाए गए। 1820 के दशक तक देखें तो भारत में चीनी का जो निर्यात वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। विशेष तौर से अगर हम देखें तो भारतीय चीनी चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों को जाती थी। 1840 तक चीनी भारत के शीर्ष 5 निर्यात वस्तुओं में हमें दिखाई पड़ती है और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार 1840 के दशक तक भारत में हर साल 30,000 से लेके 40,000 टन जो चीनी है उसका निर्यात बाहर हो रहा था। तो देखें एक बहुत बड़ी संख्या हमें दिखाई पड़ती है। तो 19वीं शताब्दी के अंत तक भारतीय बाजार में जो आयातित परिष्कृत चीनी थी वो उससे, चूंकि यहाँ से जो चीनी थी वो बाहर जा रही थी और परिष्कृत करके उसे फिर इंग्लैंड से भारत ले आया जा रहा था। तो ब्रिटिश व्यापार का अगर हम देखें इस समय 1890 तक भारत में 70,000 टन जो है चीनी खरीद रहे थे और 1905 तक ये बढ़ के और ज्यादा हो गया, जो जिसकी संख्या जो है लाख में 1 लाख टन तक पहुंच गई। ब्रिटिश सरकार ने आयात पर कम शुल्क लगाया जिससे
परिष्कृत चीनी जो थी वो धीरे धीरे वो सस्ती होनी शुरू हुई और स्थानीय चीनी की मांग कम होने लगी, यानी जो सफेद चीनी आज हम देखते हैं। इसके साथ ही बिहार में पहली चीनी से जुड़ी हुई जो आधुनिक मिल थी उसकी स्थापना 1903 में की जाती है, जिनकी संख्या 1930 तक बढ़ के 29 हो गई और आगे चल के और ज्यादा इसमें विकास हुआ। शुगर इंडस्ट्री प्रोटेक्शन एक्ट के बाद हम देखते हैं और जो परिवर्तन किए गए, सरकार के द्वारा नियमों में बदलाव किए गए, भारत में चीनी उत्पादन का क्षेत्र था वो बड़े पैमाने पे और बढ़ता हुआ हमें दिखाई पड़ता है। 100 अगर देखें तो ये चीजें जो है और बढ़ती चली गई। 1939 तक 130 से अधिक मिलें जो है भारत में काम कर रही थी और 1,50,000 टन से बढ़ के जो चीनी का उत्पादन था 9,50,000 टन हो गया। और इस तरह हम देखें तो भारत में जो औपनिवेशिक आर्थिक नीतियां थी उन्होंने अपने फायदे के लिए इन सभी तरह के फसलों का उपयोग किया। भारतीय किसानों को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तरफ अंग्रेजी शासन की आर्थिक नीतियों की वजह से भारत में गन्ना और गन्ने से जुड़े उत्पाद चीनी एक प्रमुख व्यापारिक फसल के रूप में स्थापित हो पाई। इसके अलावा भारत शुरू से ही अगर हम देखें बहुत पहले के समय से ही अनाज का उत्पादन करता रहा है। मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो चावल, गेहूं, जौ, बाजरा, दालें भारतीय कृषि का मुख्य आधार रही है और अनाज के उत्पादन का मुख्य हिस्सा रही थी, यानी भारतीय इन चीजों का पहले से ही उपयोग करते आ रहे थे। अगर हम देखें परिवहन संरचना के विस्तार, बाजार के एकीकरण, औपनिवेशिक आय की आवश्यकताएं तथा निर्यात करने की नीतियों ने भारतीय खाद्य सुरक्षा की कीमतों के ऊपर अंग्रेजी शासन की जो अगर हम कहें व्यापारिक नीतियां हैं उसको ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश की। यही कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो अनाज का अधिशेष है वो शुरू से दिखाई पड़ता है, लेकिन अंग्रेजी सरकार के हस्तक्षेप और नीतियों की वजह से इसमें बड़े पैमाने पे परिवर्तन आया, क्योंकि भारी संख्या में जो भारत से अनाज है वो बहुत तेजी से भारत के बाहर ले जाया गया। चूंकि जैसा मैंने पूर्व में उल्लेख किया था कि रेलवे के आ जाने से जो व्यवस्था मौजूद हुई, यातायात व्यवस्था, उसने भारत में बड़े पैमाने पर इस तरह की परिस्थितियों को जन्म दिया। तो अनाज का जो औपनिवेशिक भारत में उत्पादन था वो भारी संख्या में अलग अलग प्रेसिडेंसियों में हो रहा था। अगर हम देखें बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, अगर हम देखें बंगाल प्रेसिडेंसी में, अगर हम देखें मद्रास प्रेसिडेंसी में, तो चावल बड़े पैमाने पर दिखाई देता है, बाजरा जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी में दिखाई देता है, उत्तर प्रदेश में गेहूं बड़े पैमाने पर उत्पादन होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इन परिस्थितियों में अगर हम इन सबको देखने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि कैसे भारत में बड़े पैमाने पे जो अनाज है न केवल उनका निर्यात किया गया रेल मार्गों के आने के कारण, बल्कि दूसरी तरफ जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों से बंबई, कलकत्ता, मद्रास के बंदरगाहों तक उनको पहुंचाया गया। इन सब के साथ ही अगर हम देखें जो भारत में बार बार अनाजों का एक से दूसरे जगह तक ले जाना, ले आना, निर्यात का प्रभाव था वो अकाल के रूप में दिखाई पड़ता है। 1876 से 78, 1896 से 97 और 43 के बीच में भारत में बड़े अकाल पड़े, जो खाद्यान्नों की कमी और साथ ही खाद्यान्नों के निर्यात के चलते दिखाई पड़ते हैं। 1910 में भारतीय बाजारों से जहां 30 लाख टन से अधिक गेहूं और 70 लाख टन से चावल का निर्यात किया गया, 1937 में वो बढ़ के भारत से 21 लाख टन गेहूं और 30 लाख टन चावल का निर्यात हमें दिखाई पड़ रहा है, जो ये दिखाता है कि कैसे बड़े पैमाने पे जो भारत में जो एक खास किस्म का बदलाव है वो हमें दिखाई दे रहा है कि कैसे ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में जो खाद्यान्न और कच्चे माल की आपूर्ति के केंद्र के रूप में भारत को वो देख रहा था, और खास तौर से जो यूरोपीय आर्थिक नीतियां थी, यूरोपीय बाजार थे, औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों का उपभोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसने भारत में बड़े पैमाने पे इन आर्थिक फसलों का उपयोग किया और भारत का आर्थिक शोषण किया। उससे भारत का कहीं भी आर्थिक विकास नहीं हो सका, वरन भारत एक कच्चे माल के उत्पादक और जो है तैयार माल के उपभोगकर्ता के रूप में दिखाई दिया, जिसने भारत में अकाल, गरीबी और निर्धनता को जन्म दिया। और अंग्रेजी सरकार द्वारा इस तरह के वाणिज्यिक फसलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया, जिससे कि वो लाभ कमा सके। और ये कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जिसका हम लोग इस सोर्स के तौर पे इस्तेमाल हमने किया अपने व्याख्यान के लिए, इसको आप देख सकते हैं। और ये जो मॉड्यूल है ये यहीं समाप्त होता है। इससे जुड़े हुए प्रमुख चीज़ों को आप लोग इन व्याख्यानों में ध्यान दीजिएगा, जो आने वाले विषय से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने में आपके काम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।